हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है शासन व सुशासन। इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट और गवर्नेंस, और गवर्नेंस में भी गुड गवर्नेंस। बेसिकली हम एक शब्द में भी इसे ले सकते हैं और एक शब्द में हम इसे ले सकते हैं चूँकि उसमें दोनों ही चीज़ें साथ साथ आ जाती है, वो है गुड गवर्नेंस। तो आज का मोटा टॉपिक हमारा है गुड गवर्नेंस। हालांकि इसको थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज गवर्नमेंट और गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस इनके बीच का संबंध और इनके एलिमेंट्स और इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हैं। सबसे पहले समाज आया। इस समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, जिसके बारे में अभी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। राज्य से शासन की उत्पत्ति हुई, शासन से प्रशासन की उत्पत्ति हुई, और प्रशासन में ही क्या आता है? सुशासन। सोसाइटी बनी। सोसाइटी जब एक संगठित और राजनीतिक सत्ता का रूप धारण करती है तो वह स्टेट का स्वरूप धारण किया। स्टेट के 4 मोटे मोटे अंग गार्नर के अनुसार माने गए हैं। एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। इसमें सरकार, जहाँ जो स्टेट है उस स्टेट की जो सॉवरेंटी है, उस सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करने का जो अमूर्त अंग है उसे गवर्नमेंट कहा। गवर्नमेंट के 3 अंग मोटे तौर पर माने गए: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विधायिका का काम नीति निर्माण करना, कार्यपालिका का काम नीति को क्रियान्वित करना और न्यायपालिका का काम संविधान और कानून का संरक्षण करना, जो आप सबको मोटे तौर पर पता है। इस प्रकार प्रभुसत्ता को मूर्त रूप में जिस अंग में प्रकट होता है वह है सरकार। सरकार क्या है? राज्य का वह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्वरूप जहाँ सॉवरेनिटी एक्सरसाइज होती है, जहाँ राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा करता है विभिन्न तरीकों से। वो मैकेनिज्म जिसके माध्यम से वह अपने ऑब्जेक्ट पूरा करता है, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, सरकार कहलाती है। बेसिकली सरकार एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्वरूप है, और सरकार के भीतर की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को मूलतः वो प्रक्रिया मूर्त होती है। लेकिन जब सरकार को एक ढांचागत स्वरूप में देखते हैं तब तो गवर्नमेंट है, लेकिन उस सरकार के भीतर ये सरकार है। उस सरकार के भीतर सरकार को मोटे तौर पर किस रूप में देखा जाता है? संस्थागत स्वरूप में देखा जाता है। लेकिन उस सरकार के भीतर संस्थागत स्वरूप के साथ साथ उसकी प्रक्रियाओं संरचना तो थी नहीं, और व्यवहार, और ये संस्थागत स्वरूप क्या? संरचना। इन तीनों के रूप में जब उसका अध्ययन करते हैं, उस पर रिफॉर्म की बात करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को हम गवर्नेंस शब्द कहने लग जाते हैं। अर्थात सरकार के भीतर संरचनात्मक सुधार के साथ साथ उसकी प्रक्रियात्मक और व्यवहारात्मक सुधार की बात की जाती है, तो इसे ही गवर्नेंस या शासन कहते हैं। चूँकि गवर्नेंस का कोई हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, कभी कभी इसको अभिशासन कहते हैं। चूँकि एक वर्ड के रूप में कोई एक हिंदी वर्ड नहीं आया, लेकिन फिर भी इसे हम सही शब्द में समझे तो गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस बेसिकली किसी सरकार के भीतर की संरचना के साथ साथ प्रक्रिया और व्यवहार में सुधार की बात भी करता है। अर्थात शासन कैसा हो, बल्कि शासन होता हुआ प्रतीत भी हो,
इसे एक और वर्ड कभी कभी किसी पुस्तक में देखा था मैंने, सरकारीपन भी कहते हैं। मतलब सरकार हो ही नहीं बल्कि सरकार अपने होने का, वजूद का एहसास भी करवाए, इसे ही गवर्नेंस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टेट, स्टेट के भीतर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भीतर गवर्नेंस। अब एक और टर्म से है गुड गवर्नेंस। हम समझने की कोशिश करते हैं गुड गवर्नेंस क्या है। तो गुड गवर्नेंस में दो शब्द आ जाएंगे, एक गुड और दूसरा शब्द क्या है, गवर्नेंस। एक शब्द है गुड और दूसरा शब्द है गवर्नेंस। यहाँ गुड शब्द जो है वो गुड शब्द क्या है, हम कहते हैं अच्छा। इसे शुभ भी कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में, विशेषकर पाश्चात्य विचारक गुड को परिभाषित करते हैं तो वो इस तरह से परिभाषित करते हैं कि जो गुड है उस गुड का भी अपना एक पद सोपान होता है। गुड से अच्छा और गुड, और 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 गुड से अच्छा। एक स्थिति आती है जब एब्सोल्यूट गुड की बात होती है, और जो एब्सोल्यूट गुड है वो ही क्या है, गॉड। मतलब जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो शुद्ध रूप से शुद्ध गुड, एब्सोल्यूट गुड कहलाता है। अर्थात गुड शब्द का उद्भव गॉड शब्द से हुआ है। इसका मतलब यह है कि गुड वह है जिसमें शुभत्व का अंश पाया जाता है, और गुड का अपना भी एक हायरार्की, एक अपना भी एक पद सोपान है। इसका मतलब यह हुआ कि गुड अपने आप में परिभाषित नहीं है, बल्कि गुड अपने आप में एक रिलेटिव थ्योरी है। और गवर्नेंस, अभी मैंने आपको बताया, गवर्नेंस में सरकार की संरचना के साथ साथ किसका अध्ययन किया करते हैं हम, प्रक्रियाओं में सुधार की बात करते हैं, और साथ साथ हम व्यवहार में सुधार की बात करें। तो गुड गवर्नेंस क्या है, इस शब्द से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि गुड गवर्नेंस एक सापेक्ष अवधारणा है। सापेक्ष मतलब एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं हो सकती, यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, एक रिलेटिव थ्योरी है, एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो शासन के भीतर संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और व्यवहारात्मक निरंतर सुधारों की बात करता है। ये मैं सरल से सरल शब्दों में आपको गुड गवर्नेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस क्या है। इसे भारतीय संदर्भ में, इसे ही जिसे हम कहते हैं भारतीय संदर्भ में, हिंदू परंपरा में गुड राम कहते हैं, तो इसे भारतीय परंपरा में हम इसे राम राज्य भी कहते हैं। अलग अलग है, गांधी के अनुसार यह स्वराज है। नहीं, अलग अलग विचारकों के मत में अलग अलग प्रकार से गुड गवर्नेंस अभिव्यक्त हुआ है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही है, वो उनका गुड गवर्नेंस है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, वो उनका गुड गवर्नेंस था। गांधी जी ने अपनी एक राजनीति और राज्य की परिभाषा दी, जिसमें राज्य की को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया, वो उनका एक गुड गवर्नेंस है। भारतीय दर्शन परंपरा में राम राज्य की अवधारणा है, वो अपना एक गुड गवर्नेंस है। इसीलिए जो गुड गवर्नेंस या जिसे सुशासन कहते हैं, बेसिकली वह है व्यक्ति सापेक्ष, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव और रिलेटिव थ्योरी हुई। अब जब सब्जेक्टिव और रिलेटिव थ्योरी हुई तो इसका मतलब यह होता है कि एक देश काल और परिस्थिति का सुशासन दूसरी देश काल और परिस्थिति के सुशासन से भिन्न होगा, निश्चित तौर पर। तो फिर हम सुशासन की संकल्पना का अध्ययन ही क्यों करें? इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि इन बहुत सारी चीज़ों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई है, जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है कि किसी भी सुशासन के ये अभिन्न घटक तो होने चाहिए, विशेषकर 21st सेंचुरीज में। एक ग्लोबली एक्सेप्ट
किया गया है कि ये नॉर्म्स कम से कम गुड गवर्नेंस के भीतर होना चाहिए। इसलिए सुशासन की इस संकल्पना को 21वीं सदी में अलग स्वरूप में, अलग कंसेप्ट के रूप में देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में सुशासन की ये संकल्पना कैसे विकसित हुई और कैसे प्रचलन में आई। स्टूडेंट थोड़ा सा बैक में जाइए, आपको पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के मिड में कई नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, जिन्हें हम तीसरी दुनिया के देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं। ये जो तीसरी दुनिया के देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, ये बेसिकली अपने भीतर विकास को अपनाने के लिए आतुर थे और उनके भीतर विकास का एक मॉडल जो है लागू किया जा रहा था, जिसे हम विकास प्रशासन भी कह देते हैं। ये तीसरी दुनिया के देश आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो रही थी। इसीलिए दुनिया की जो वैश्विक संस्थाएं थी, जिसमें एक संस्था है वर्ल्ड बैंक, एक संस्था है IMF, जहां विश्व बैंक इन विकासशील देशों को या तीसरी दुनिया के देशों को ऋण दिया करता था और करता है। सामान्यतः 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में जब विश्व बैंक इन तीसरी दुनिया के देशों को ऋण देता था तो उसके साथ कुछ टर्म्स और कंडीशन लगाता था। वो क्यों? जिससे कि इस धन का सदुपयोग हो और जिससे कि वो जो चाह रहे थे वो एक वैश्विक संस्था के रूप में एक वैश्विक संस्था विकसित हो। विश्व बैंक की जो ये तीसरी दुनिया के संदर्भ में ऋण के साथ जो शर्त लगाई जाती थी, वो शर्त ही सुशासन के रूप में परिभाषित की गई। तो वस्तुतः 20वीं सदी में और 21वीं सदी में जो गुड गवर्नेंस टर्म्स है वो मुख्यतः विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आई। किसके संदर्भ में आई? ये विकासशील देश या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के संदर्भ में आई। क्या शर्त थी, कैसे शर्त थी, क्या लगाई गई? अगर हम इन पे गौर करते हैं तो कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो कंडीशंस लगाई गई। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी 1989 में, जिसमें कुछ कंडीशंस की बात कही गई थी, जिसका शीर्षक था राज्य से बाजार की ओर। कई बार पूछते हैं राज्य से बाजार की ओर। स्टूडेंट, इसमें मुख्यतः 4 कंडीशंस वर्ल्ड बैंक लगाता है। पहली जो कंडीशन थी कि क्या होना चाहिए सुशासन के भीतर, तो उन्होंने कहा लोक प्रबंधन की व्यवस्था हो, पब्लिक मैनेजमेंट। इसका मीनिंग ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्थान पर पब्लिक मैनेजमेंट आए, और जहाँ पब्लिक मैनेजमेंट आ जाता है वहाँ इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुराइयां थी, जहाँ अपव्ययता हो रही थी, जहाँ दक्षता नहीं थी, जहाँ मितव्ययता नहीं थी, जहाँ प्रभावशीलता नहीं थी, वहाँ मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अपना करके मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का कंसेप्ट लागू किया जाए। सरल शब्दों में इसे कहे तो NPM का मॉडल लागू किया जाए, उद्यमी शासन का मॉडल लागू किया जाए। दूसरी शर्त जो इसके साथ में रखी गई, वो रखी गई कि आपको अगर ऋण लेना है राज्य से बाजार की ओर, मतलब बाजार प्राइमरी हो, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था हो, तो जो दूसरी शर्त इनके साथ लगाई गई वो लगाएगी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। कहने का मतलब डेमोक्रेसी को गुड गवर्नेंस का एक अभिन्न अंग माना गया। तीसरी शर्त जो इसके साथ में लगाई गई वो था कि एक विधिक ढांचा हो, और चौथी शर्त जो लगाई गई वो लगाई गई कि राइट टू इंफॉर्मेशन या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो। ये पहली रिपोर्ट थी बेसिकली जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लगाई गई थी विश्व बैंक की ओर से राज्य से बाजार की ओर, स्टेट टू मार्केट। इसमें 4 शर्तें लगाई। नंबर 1, पब्लिक मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। नंबर 2, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। नंबर 3, एक लीगल ढांचा हो और रूल्स ऑफ लॉ पे बेस हो। और नंबर 4, सूचना का अधिकार हो और पारदर्शिता हो। इसलिए गुड गवर्नेंस के संदर्भ में जो पहली रिपोर्ट हम
कह सकते हैं विश्व बैंक की 1989 में। दूसरी रिपोर्ट 1993 में वर्ल्ड बैंक की थी। इस रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस के संदर्भ में फिर कुछ पैरामीटर्स रखे गए, जिस रिपोर्ट का शीर्षक था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो अभिशासन और विकास। इस शीर्षक से 1993 में विश्व बैंक की एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें फिर वह कुछ गाइडलाइन जारी करता है। अब की बार गाइडलाइन की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। अब की बार कहा गया कि रूल्स ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, पारदर्शिता हो, पीपल पार्टिसिपेशन हो, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो। तो नंबर ऑफ कंडीशंस है वो मोर एंड लेस पहले वाली थी, लेकिन उसके साथ में कुछ और चीज़ें जोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम चलता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसने 1997 में गुड गवर्नेंस के 9 मापदंड बताए। मैं आपको सुशासन की संकल्पना कैसे विकसित हुई उसके बारे में कुछ पैरामीटर और कुछ प्रमुख तथ्य रख रहा हूँ। 9 मापदंड क्या बताए स्टूडेंट? 9 मापदंड बताए उन्होंने। पहला मापदंड था भागीदारी, दूसरा मापदंड था विधि का शासन, तीसरा मापदंड था अनुक्रियाशीलता, चौथा मापदंड था पारदर्शिता, पांचवा मापदंड था इक्विटी, समता, छठा मापदंड था प्रभावशीलता, सातवां मापदंड था दक्षता, आठवां मापदंड था राजनीतिक दृष्टिकोण और 9वां मापदंड था अनुक्रियाशीलता। इस तरह से 9 मापदंड UNDP ने बताए। मैं इन सब चीज़ों को क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि उसके बाद में सबको हम एक साथ करेंगे। तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक 3 बातें बताई कि विश्व बैंक ने 2 रिपोर्ट दी 1989 में, राज्य से बाजार की ओर, उसमें 4 पैरामीटर रखे। 1993 में विकास और शासन नाम से फिर एक रिपोर्ट दी, जिसमें 7-8 पैरामीटर रखे। UNDP ने 1997 में 9 मापदंड बताए। इस प्रकार गुड गवर्नेंस की संकल्पना बेसिकली परंपरा से ही चली आ रही थी, लेकिन 21वीं सदी में जिस गुड गवर्नेंस का हम अध्ययन करते हैं और जिसमें कुछ यूनिवर्सल पैरामीटर्स को हम समझते हैं, वो बेसिकली विश्व बैंक, UNO और वैश्विक संस्थाओं के द्वारा विकासशील देशों पर लगाई गई शर्तों के रूप में प्रयुक्त हुआ। सामान्यतः धीरे धीरे ये जो वर्ड है वो एक फैशनेबल वर्ड के रूप में प्रयुक्त होने लगा। फैशनेबल वर्ड कैसे? कि हर किसी के लिए एक आदर्श मॉडल हो गया गुड गवर्नेंस। कब और कैसे ये परंपरा में हुआ? हालांकि ये शब्द परंपरा से चला आ रहा था, अलग अलग रूपों में प्रचलित था, लेकिन अब हर किसी के लिए चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा बन जाता है। हम किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हम सुशासन स्थापित करेंगे। कोई इसको सुराज कह देता है, बाकी अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस एक रियलिटी के स्थान पर फैशनेबल वर्ड ज़्यादा और एक आदर्श कि हमको वहाँ पहुँचना है। लेकिन रियलिटी ये भी थी कि गुड गवर्नेंस के कोई यूनिवर्सल पैरामीटर अभी तक भी कि हम केवल इसे ही गुड गवर्नेंस के ऐसे विकसित नहीं हुए हैं। भारत में भी सुशासन के संदर्भ में स्टूडेंट प्रयास हुए और भारत में भी ये बहस शुरू हुई, विशेषकर 90 के दशक के पश्चात जब LPG की नीति को अपनाया गया कि सुशासन लागू किया जाए तो किन किन पैरामीटर को रखा जाए। स्टूडेंट, इंडिया में वैसे कोई इस तरह से कोई खास कोई पैरामीटर वैसे सामने नहीं आए, लेकिन 1996 में 1996 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। फिर 1997 में सुशासन के संदर्भ में मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ। इन 2 सम्मेलनों के पश्चात
स्टूडेंट एक वर्ड निकल के आता है भारत में और उस वर्ड को कहते हैं स्मार्ट गवर्नमेंट। सरकार को क्या होना चाहिए? स्मार्ट। यहाँ बेसिकली स्मार्ट में 5 वर्ड है और इन 5 वर्ड के मीनिंग भी धीरे धीरे जो है बताए गए। यहाँ एस का मतलब स्मॉल, एस का मतलब एक और रखा वो है सिंपल। सरकार कैसी हो? सरकार छोटी हो। और सरकार कैसी हो? सरकार सरल हो। एम का मतलब मोराल, एम का मतलब मोराल। सरकार कैसी हो? नैतिक मूल्य से पूर्ण हो। ए का मतलब अकाउंटेबल, सरकार कैसी हो? उत्तरदायी हो। आर का मतलब, इसके भी 2 मीनिंग है। रेस्पॉन्सिव मतलब किसी के प्रति अनुक्रियाशील हो, तुरंत किसी समस्या के प्रति संवेदनशील हो। आर का मतलब रिलायबल, इसका मतलब है कि सरकार की विश्वसनीयता हो। टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, सरकार पारदर्शी हो, उसके भीतर की निर्णय प्रक्रिया का नागरिकों को पता होना चाहिए। तो एक तरह से भारत में भी जो गुड गवर्नेंस के संदर्भ में एक वर्ड स्मार्ट गवर्नेंस है, जिसका मतलब स्मॉल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ कभी कभी एस और आर को लेकर के मत भिन्नता भी है। कुछ लोग एस को स्मॉल गवर्नमेंट कहते हैं तो कुछ लोग सिंपल गवर्नमेंट भी कहते हैं। हालांकि दोनों में से कोई एक वर्ड चुनना हो तो स्मॉल गवर्नमेंट। आर को कुछ लोग कहते हैं रेस्पॉन्सिव और कुछ लोग कहते हैं रिलायबल। दोनों में से एक को चुनना हो तो रेस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इस तरह से 5 शब्दों को मिला करके स्मार्ट गवर्नेंस एक शब्द दिया गया कि गवर्नमेंट कैसी हो? स्मार्ट गवर्नमेंट हो। इसका मतलब है कि सरकार हो छोटी हो, उसका आकार कम हो। सरकार हो वो कैसे हो? रेस्पॉन्सिव हो, अकाउंटेबल हो, मोरल हो, नैतिक मूल्य से पूर्ण हो, उसमें इंटीग्रिटी हो, उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ हो और सरकार में ट्रांसपेरेंसी हो। मोटे तौर पर ये 5 वर्ड भी वही थे जो वर्ल्ड बैंक UNDP ने बताए थे, लेकिन भारत ने इसको अलग संदर्भ में बताया। एक और वर्ड भारत में आता है बाद में कि सरकार में एक और वर्ड आता है कि सरकार में टेपे मैनेजमेंट हो। यहाँ टेपे मैनेजमेंट क्या है ये भी कई बार पूछते हैं। यहाँ टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ए फॉर अकाउंटेबल, पहले भी आ चुका। पी फॉर पेपरलेस और ई फॉर इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी हो? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, पेपरलेस गवर्नमेंट हो, इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट हो। बेसिकली ये जो वर्ड था वो गवर्नमेंट के भीतर, गवर्नेंस के भीतर या गुड गवर्नेंस के भीतर ई गवर्नेंस को देखने के संदर्भ में था। कहने का मतलब यह है कि ई गवर्नेंस को भी गुड गवर्नेंस का एक पार्ट माना गया, लेकिन टेपे मैनेजमेंट भी एक नई संकल्पना गुड गवर्नेंस के संदर्भ में आती है। अब तक जो मैंने बातें बतलाई उसमें कई शब्द निकल करके आए। टेपे मैनेजमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट, इसके अतिरिक्त UNDP के 9 पैरामीटर, वर्ल्ड बैंक के 4 पैरामीटर, पहली रिपोर्ट 1989 में, 1993 की रिपोर्ट में 8-9 पैरामीटर।
कुल मिलाकर के गुड गवर्नेंस के संदर्भ में कई रिपोर्ट्स अपनी अपनी अलग अलग बात कहती है। रिपोर्ट्स के साथ साथ में अलग अलग विद्वान भी अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस का एक यूनिवर्सल पैरामीटर क्या हो, हम किस तरह से समझे कि गुड गवर्नेंस किसे कहें। इन सारी रिपोर्ट्स को देखने के पश्चात, इन सारी बातों को देखने के पश्चात कुछ यूनिवर्सल पैरामीटर गुड गवर्नेंस के निकलते हैं और उनको ज़रूर देखना चाहिए कि सुशासन के क्या क्या पैरामीटर है। अब क्या क्या पैरामीटर है अगर हम उसे देखें तो सभी रिपोर्ट ये कहती है कि गुड गवर्नेंस क्या हो। गुड गवर्नेंस के भीतर पहला पैरामीटर अगर हम रखें तो किसे रखें, हम रखें कि पहला पैरामीटर इसे रख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। या पारदर्शिता का तात्पर्य स्टूडेंट कि शासन के भीतर निर्णय प्रक्रिया कैसे हुई, निर्णय में कौन कौन भागीदार है और उन भागीदार निर्णय प्रक्रिया जो शासन के भीतर हो रही है वो जनता को पता हो। हम इसे अन्य रूप में भी कह सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन गुड गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा माना गया है। नंबर 2, गुड गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा माना गया है भागीदारी, या हम कहें पीपल पार्टिसिपेशन। वह व्यवस्था जिसमें लोगों की भागीदारी हो। ये भागीदारी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हो, नीति निर्माण में हो, नीति क्रियान्वयन हो और नीति के फीडबैक में हो। सोशल ऑडिट की व्यवस्था हो। नीति निर्माण के भीतर अलग अलग मॉडल के माध्यम से जो भागीदारी आती है वो सारे मॉडल यहाँ लागू हो। नीति क्रियान्वयन में पीपल पार्टिसिपेशन हो। नीतियाँ लोगों के अनुसार बने, लोगों की आवश्यकता के अनुसार बने। तो पीपल पार्टिसिपेशन गुड गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। इस पीपल पार्टिसिपेशन से ही एक और चीज़ निकलती है कि गुड गवर्नेंस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानता है। इसका मतलब शासन की इस तरह की व्यवस्था हो जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन पर नियंत्रण रखें और उस पर लगातार जनता का भी नियंत्रण हो। इसके साथ ही सभी गुड गवर्नेंस की संकल्पनाएं रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की अवधारणा को भी मानती है। रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की अवधारणा को भी मानती है। यह संकल्पना मुख्यतः स्टूडेंट आप लोग जो है ब्रिटेन की व्यवस्था में देखते हैं। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसिस के प्रमुख प्रतिपादक है, जिसके 3 प्रमुख पैरामीटर माने गए हैं। सबके लिए एक कानून होगा, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। और तीसरा पैरामीटर, किसी को भी विशेषाधिकार या प्रिविलेज प्राप्त नहीं होगा। ये 3 पैरामीटर जो रूल ऑफ लॉ के हैं, गुड गवर्नेंस की सभी संकल्पनाएं जो अब तक अभिव्यक्त हुई है उसमें रूल ऑफ लॉ को गुड गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं कि गुड गवर्नेंस में हम किसको माने और किसको नहीं माने। तो मैंने मोटे तौर पर 4 पैरामीटर आपके सामने रखे हैं। 5वां पैरामीटर जो है गुड गवर्नेंस के संदर्भ में हम कहें वो जिसको हम कह रहे थे कि लोक प्रबंधन की व्यवस्था हो, या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें कि जिसमें 3E का मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब कम से कम खर्च हो, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो, और इफेक्टिवनेस मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किए जाए उसी की तरफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो। 3E की संकल्पना पब्लिक मैनेजमेंट की संकल्पना, पब्लिक टेक्निक्स का प्रयोग, मैनेजमेंट टेक्निक्स का प्रयोग, ये भी गुड गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा है। इसे हम एक और शब्द के रूप में देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि सरकार हो वो कैसी हो, उद्यमी सरकार हो, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट हो। एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सरकार केवल गांठा उठाने वाली नहीं हो, बल्कि सरकार सेवाओं की गुणवत्ता पर बल दे। तो ये 5 पैरामीटर। छठा पैरामीटर हम गुड गवर्नेंस का जो लेते हैं वो लेते हैं
अनुक्रियाशीलता। अनुक्रियाशीलता का अंग्रेजी में हम कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि सरकार जो है वो समस्याओं के प्रति रेस्पॉन्स करने वाली हो, समस्या आए उनके प्रति सेंसिटिव हो, और समस्या से पूर्व ही वो प्रोएक्टिव भूमिका में भी हो। इसलिए अनुक्रियाशीलता भी गुड गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। इसके साथ साथ लगभग सभी संकल्पनाएं कहती है कि समता व समावेशन भी गुड गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा है। समता मतलब इक्विटी, समावेशन मतलब इंक्लूसिवनेस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि गुड गवर्नेंस बेसिकली कमज़ोर वर्ग, वीकर सेक्शन से वो किसी भी तरह से हो, उसको ऊपर उठा करके इक्विटी पर बल देता है। साथ ही विकास के भीतर सब वर्गों की भागीदारी हो और विकास का लाभ सब वर्गों तक सुनिश्चित हो। इंक्लूसिवनेस आपने देखा होगा, एक सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हालांकि ये संकल्पना हम इकोनॉमी के मॉडल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जहाँ समावेशी विकास में हम इस चीज़ को देखें कि विकास में सबकी भागीदारी और विकास का लाभ सब तक सुनिश्चित हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित हो। इसलिए गुड गवर्नेंस इक्विटी और समावेशन दोनों पर बल देता है। इसके साथ ही गुड गवर्नेंस लगभग सभी संकल्पनाएं जवाबदेही, गुड गवर्नेंस की सभी संकल्पनाएं जवाबदेहिता या अकाउंटेबिलिटी पर भी बल देती है। इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल उत्तरदायित्व भी नहीं हो, बल्कि उत्तर देने की बाध्यता भी हो। अगर गलत किया जाता है तो उसका दंड भी सुनिश्चित हो, और विशेषकर पीपल अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो। और ये वैसे तो डेमोक्रेटिक शासन के भीतर ही ये अपने आप में निहित है। 9वीं संकल्पना हम गुड गवर्नेंस का रख सकते हैं, जो लगभग सब में देखा गया है, वो है परिवर्तन का प्रबंधन। ये पूरा एक टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में बदलाव होते हैं, उस बदलाव के अनुसार शासन में भी बदलाव होना चाहिए। लेकिन शासन में जैसे ही बदलाव होते हैं उसका एक रेजिस्टेंस होता है। इसलिए शासन के भीतर बदलाव प्रबंधित, मैनेज तरीके से हो। शासन में बदलाव भी रणनीतिक रूप से हो, योजनागत तरीके से हो, जिससे रेजिस्टेंस ऑफ चेंज कम किया जा सके और एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज ज़्यादा हो, और परिवर्तन जो है बाह्य वातावरण में बदलावों के अनुरूप हो। इसलिए परिवर्तनों को भी मैनेजमेंट किया जाए, परिवर्तनों का भी प्रबंधन किया जाए, ये भी गुड गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा है। और लगभग सभी संकल्पनाएं गुड गवर्नेंस में आजकल ई शासन या ई गवर्नेंस को भी शामिल करती है, जिसका मतलब है कि डिजिटलीकरण हो, जिसका मतलब है नए नए कंसेप्ट, मोबाइल गवर्नेंस, खुद जो शासन है वो चलायमान हो, मोबाइल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, पेपरलेस गवर्नेंस, और एक्चुअल में ये जो है ट्रांसपेरेंसी के एक इंस्ट्रूमेंट भी माने गए हैं। इसीलिए मैंने 10 मोटे पैरामीटर में गुड गवर्नेंस की जो अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं को 10 पैरामीटर में आपके सामने रखा हूँ कि गुड गवर्नेंस क्या है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, भैया ये जो 10 पैरामीटर है मोटे तौर पर आज के समय में ये यूनिवर्सल पैरामीटर ये है। इसके अतिरिक्त देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग पैरामीटर और सम्मिलित किए जा सकते हैं। इन 10 पैरामीटरों में भी किसको प्राथमिकता दी जाए, ये बेसिकली यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्टिव मैटर है। यही कारण है कि सुशासन हर देश, हर राज्य, हर प्रशासन के लिए थोड़ा डिग्री का अंतर लिए हुए रहता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि सुशासन क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अब इसमें हम ये देखें कि भारत में सुशासन को लेकर के किस तरह की चुनौतियाँ रही है। निश्चित तौर पर ही आज़ादी के पश्चात भारत में भी गुड गवर्नेंस को लेकर एफर्ट्स हुए। इन एफर्ट्स में कई तरह की चीज़ें हुई, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लेकर के योजनागत विकास किया गया।
73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। आप जो है ई गवर्नेंस के बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा जो है चलाया गया, जिसमें MCA 21 एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अलग अलग राज्यों ने भी डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के संदर्भ में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। 12 अक्टूबर 2005 को RTI भी इसी संदर्भ में लागू किया गया। सोशल ऑडिट की व्यवस्था भी ग्राम सभाओं में लागू कर दी गई है और इसको निरंतर विस्तार दिया जा रहा है। और आपके बहुत सारे और स्कीम्स में, जैसे पहले PDS सिस्टम में लीकेज था, उस लीकेज को कम करने के लिए अब सीधे जो जनधन खाते या जो सीधा जो बैंक अकाउंट के भीतर जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है व्यवस्था को लागू किया गया। ये भी गुड गवर्नेंस का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है। अलग अलग जगह सिटीजन चार्टर की व्यवस्था को लागू किया गया। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बहुत सारे कानून बनाए गए और इसी तरह से बहुत सारे ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, उस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत करप्शन और जो दूसरी प्रकार की शिकायतें हैं उनका निवारण किया गया। जुडिशरी ने भी अपना एक रोल अदा किया। तो कहने का मतलब यह है कि गुड गवर्नेंस के बहुत सारे एफर्ट्स इस देश में हुए, लेकिन फिर भी भारत में गुड गवर्नेंस को लेकर के कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती इस देश के भीतर व्याप्त करप्शन की प्रॉब्लम। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित जो नौकरशाही है, जो कि गोपनीयता को स्थान देती है, वो अपनी एक समस्या है। जो नौकरशाही की जो सुप्रीमेसी की एक लोगों से अलग रखना और लोगों से सर्वोच्चता दिखाना, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राजनीति में बहुत सारे दोष उत्पन्न हुए, वो दोष और फिर राजनीति, प्रशासन और कॉरपोरेट का जो नेक्सस क्रिएट हुआ, वो एक प्रॉब्लम है। देश में अज्ञानता, गरीबी, असमानता और विशेषकर दूसरी शिक्षा की कमी, यह अपने आप में एक समस्या है। समाज में अंधविश्वासों की व्याप्त और जागरूकता का अभाव, यह अपने आप में एक कमी है। प्रशासनिक संस्कृति का अभाव और अच्छी राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्कृति का अभाव, ये अपने आप में एक कमी है। अभी भी चुनाव में धन बल, जाति और दूसरी चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है। ये गुड गवर्नेंस में अपनी एक समस्या है। तो गुड गवर्नेंस की चुनौतियां मोटे तौर पर वही है जो विकास प्रशासन की चुनौतियां हैं। अब ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, इसको कैसे दूर किए जा सकते हैं, ये वैसे ही है जैसे हम अन्य जगह से अध्ययन करते हैं। क्या गुड गवर्नेंस को लेकर के कुछ उसका आलोचनात्मक पहलू भी है क्या इसको लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस संकल्पना का मिसयूज किया जाता हो? निश्चित तौर पर ही स्टूडेंट, ये पक्ष भी है। आप मुझसे पूछोगे कि कैसे? बेसिकली दुनिया में वैश्विक स्तर पर गुड गवर्नेंस के पैरामीटर के आधार पर जो विकसित देश है, वो विकासशील देशों की आंतरिक व्यवस्था में इंटरफेयर करते हैं। न केवल इंटरफेयर करते हैं, बल्कि इस टर्म्स और कंडीशंस के साथ में उसे रेगुलेट भी करते हैं। तो इस तरह से सुशासन के नाम पर कई तरह के अंकुश और बंदिशें लगाई जाती है। यही नहीं, जो जहाँ फेडरल सिस्टम है, वहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे कई प्रकार के इंटरफेयर करती है और ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पे आ जाती है। इसीलिए गुड गवर्नेंस जो है, उस टर्म्स का मिसयूज भी देखा गया है। वैश्विक स्तर पर जो है जो विकसित देश है, वो कई तरह के जो रेगुलेशंस लगाते हैं, जिससे विकासशील देशों की जो विकास प्रक्रिया है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इसका एक नकारात्मक पहलू भी मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट, मैंने शासन और सुशासन के अलग अलग आयामों को आपके सामने रखा हूँ। निश्चित तौर पर ही मैं एक अपेक्षा कर सकता हूँ कि गुड गवर्नेंस की संकल्पना, वैसे तो मैंने आपको बताया क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, इसलिए हम सीधी इसकी कुछ बात करें तो वो केवल और केवल बात रह जाएगी। इसके एक यूनिवर्सल पैरामीटर कैसे निकल के आए, ये संकल्पना कैसे आई, कहाँ से विकसित हुई, परंपरा में भारत में कैसी थी, वैश्विक स्तर पर कैसे थी, और आज हम गुड गवर्नेंस की किन पैरामीटर को लेते हैं। तो कई चीज़ें मैंने इसमें अलग अलग डायमेंशन से आपके सामने खोली, आपके सामने रखी है। निश्चित तौर पर ही मैं अपेक्षा कर सकता हूँ आपसे कि इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के पश्चात आपको गुड गवर्नेंस के संदर्भ में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा, एक अप्रोच बनी होगी। आप इस टॉपिक पे अपने आप को फील कर रहे होंगे, अच्छा ये गुड गवर्नेंस है। तो हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है? तो फिर हम एक टॉपिक के साथ आते हैं। स्टूडेंट, आपने ध्यान से सुना, सबका शुक्रिया, नमस्कार।